गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज की सुबह का आगाज़ इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज का आपका जो दिन है वो बेहतरीन गुजारे। जो काविशें, जो नेक काम आप करना चाहते हैं उनमें आपको मतलूबा नताइज मिल सकें। अब स्टार्ट में जो बड़ी ज़बरदस्त एक एक्साइटिंग खबर है, एक्साइटिंग खबर इसलिए है कि वो खबर कुछ जज्बाती भी है, उसका जज्बातियत से ताल्लुक़ भी है। और वो खबर ये है कि दो भाई 50 साल बिछड़ने के बाद उन दोनों को मिलाया है सोशल मीडिया ने। ये एक सोशल मीडिया का मौजज़ा है। आप अंदाज़ा करें कि 50 साल तक दोनों भाई एक दूसरे की राह तकते रहे और बिलाखिर 50 साल के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई और उसके बाद देर से इन दोनों भाइयों का ताल्लुक़ है। और 50 साल के बाद अब अंदाज़ा करें जब ये बिल्कुल कम उम्री में होंगे, या जिसको कह सकते हैं कि आप अपने लड़कपन का टाइम होगा। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी कि दोनों भाई जो हैं वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम जो है ना वो मिले बगैर मरना नहीं चाहते। और तकरीबन आधी सेंचुरी, निस्फ सेंचुरी गुजारने के बाद, एक दूसरे से अलग होने के बाद फाइनली दे आर टुगेदर। और वो जो भाई थे उनके, वो जो कहते हैं कि मैं 11 साल का था जब मैं घर से गया और वहाँ से फिर मैं कराची चला गया, वहाँ मुलाजमत की। उसके बाद मैं वहाँ कराची से ईरान चला गया। जब मैं ईरान गया तो रास्ते बंद हो गए थे, मैं वापस आ नहीं सकता था। फिर उसके बाद मैंने वहीं पर शादी की। मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। अच्छा, वो खुद नाना दादा हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए जब पैगाम इस तरह वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे भाई हैं, फिर उसी जगह पर जहाँ 50 साल पहले वो जिस घर में रहते थे वहीं पर बैठकर वीडियो बनाई गई। उसके बाद कैसे ये दोनों भाई मिले हैं, तो ये सोशल मीडिया ने देखी। अच्छा, ऐसी कहानियां हमें मूवीज़ में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये हकीकत में आप देखें ना कि जब ये दोनों भाई जुदा हुए उस वक्त बिल्कुल इनके कोई दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। हाँ। और अब सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, बुढ़ापा है। लेकिन अल्लाह ताला के अपने काम है कि उनकी मिलने की ख्वाहिश थी और अल्लाह ताला ने 50 साल के बाद दोनों भाइयों के मिलवाया है। और उस वक्त पूरा गाँव उमड़ आया ना, ये जज्बाती मनाजिर थे देखने के और लिए। बहुत खुशकिस्मती भी है इनकी कि चले मरने से पहले उनकी वो ख्वाहिश पूरी हुई। और ये सोशल मीडिया का मौजज़ा है, ये एजाज़ है सोशल मीडिया का कि किस तरीके से, जहाँ पे हम सोशल मीडिया के नुकसानात भी हैं, लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा काम सोशल मीडिया ने किया है कि 2 बिछड़े भाइयों को जो एक दहाई से, गुज़िश्ता निस्फ सदी से एक दूसरे से जुदा थे, बिछड़े हुए थे, उन दोनों को मिलवा दिया है। तो हमने सोचा कि इस खूबसूरत खबर जो है ना, इसके साथ आज का आगाज किया जाए। पूरा जिला इकट्ठा हुआ ये दीन में और एक मजमा सजा, आप जहाँ पे दोनों भाई का इस्तेमाल किया गया। एग्जैक्टली, और बड़ा शादी का एक समा होता है उसी तरह से। और वो इतना इमोशनल सा सीन था, रोते हुए एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और फिर बचपन के बिछड़े हुए एक दूसरे की बचपन के खेल याद किए होंगे, बचपन की बातें जितना हद तक मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं वो किया होगा। मतलब दिस इज सो टची। और सोशल मीडिया का जहाँ सोशल मीडिया का इतनी ज़्यादा, उसके कहने चाहिए कि हम कहते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया से, ऐसा होता है हम सिर्फ सर्फिंग करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और कोई इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन सही मायनों में अगर आप इसको यूज़ करें तो आप ये देखें कि आपने पता नहीं कितनी शिद्दत से वो एक दूसरे को मिलना चाह रहे होंगे और फाइनली थ्रू सोशल मीडिया, शायद अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद इनकी ये ख्वाहिश इस तरह मुकम्मल ना हो पाती। लेकिन अगर ज़ाहिर है किस्मत में लिखा होता मिलते ज़रूर, लेकिन ऐसे इनकी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हो सकती थी कि कहाँ एक 50 साल के बाद आप मिल रहे हैं। और फिर किस तरह से वीडियो पैगाम जारी किया गया और फिर बताया गया कि मुझे अपने भाई से मिलना है। वो कितना मतलब बेकरार होकर वो मैसेज बनाया गया और फिर कैसे वो वायरल हुआ जब वो मिला और फिर पूरे गांव ने इसको जश्न की तरह मनाया। ईद का समा था और ईद का हो इतनी देर के बाद जब 2 बिछड़े मिलते हैं तो यकीनन बहुत ही यादें ताज़ा होती हैं, आप मिलते हैं। खैर ये तो एक खबर थी जिसका हमने ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर की जाए। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ सियासत का जिक्र कर लें। और ऑडियो लीक्स का बहुत चर्चा है, ऑडियो लीक्स का बहुत चर्चा है और इसके हवाले से कमीशन भी ये कायम किया गया है। लेकिन हुकूमत ने दरख्वास्त दायर करते हुए कमीशन के जो 3 मेंबरान हैं उन पर एतराज़ किया है, जिनमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, क्योंकि उनकी सास की भी ऑडियो कॉल है बीच में। अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों का किस तरह से, जब उन्होंने खुद ही एहतसाब करना है तो वो कैसे इस कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं, ये बहुत पहले ही हुकूमत ने इस पर नुक्ता उठा दिया था। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई इमरान खान की जानिब से भी ये जो कमीशन बनाया गया था, एक तो इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी चैलेंज कर दिया गया था, क्योंकि इसकी सरबराही थी जस्टिस काजी फायज ईसा के तहत ये कमीशन बनाया गया था और इसको चैलेंज ऑलरेडी कर दिया गया था। तो अब
اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو آگے یہ اس کمیشن کے حوالے سے اچھا آڈیو لیکس باقی کے دو حوالے سے ممبران بھی ہیں فضا جن پہ اعتراض کیا گیا ہے. ایک تو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, پھر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر. تو یہ 3 ججز ہیں جن پر حکومت کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے. بالکل. اور اب پتہ چلے گا کہ آگے کرنا کیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل ہوگا, حکومت کا کیا لائحہ عمل ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں اس پر اس کے کتنا اثر انداز ہوگا. حکومت کے جواز میں ایک بڑی منطق ایک لوجک ہے کہ خود جب چیف جسٹس صاحب کی اپنی آڈیو ان کی ساز کی موجود ہے تو یہ ویسے بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. خیر, اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا. لغاری صاحب, کمیشن پر عمران خان صاحب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض ہے, حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس پر اعتراض کر رہی ہے, اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن ہیں. کمیشن تو ماضی میں بھی بنتے رہے ہیں سر, لیکن اصل سوال یہ ہے اگر کمیشن پر اتفاق ہو بھی جاتا ہے, یہ اپنا کام انجام کرتا بھی ہے, اپنا کام کرتا بھی ہے, لیکن ماضی کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیشن کسی منطقی نتیجے تک پہنچے گا, کچھ اس کے اہداف و نتائج سامنے آئیں گے, یا ماضی کے کمیشنز کی طرح صرف گفتن نشستن برخاستن کے مزاج ہی بنے گا یہ کمیشن؟ بہت شکریہ. اس سے پہلے جتنے کمیشن بنے تو شروع تو وہاں سے کرنا چاہیے نا, جو پچھلے کمیشن بنے ہیں ان کے کیا نتائج نکلے, اور ان پر وہ تو پبلک کے سامنے نہیں آ سکے. ہم تو اب دیکھنا چاہتے تھے کہ حمود الرحمان کمیشن میں کیا لکھا گیا تھا, وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد جتنے کمیشن بنے, یہ اپنا ایبٹ آباد کمیشن تھا, اس کے علاوہ بے شمار جی ایبٹ آباد کے واقعے پر کمیشن بنا تھا, اس کے بارے میں ہمیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کیا تھیں اور اس کے ریکمنڈیشنز کیا تھیں. یہ کمیشن بنا ہے تو اس کمیشن کی فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک بات طے ہے کہ جو اداروں میں انحطاط, زوال اور خراب صورتحال آج ہے وہ پہلے ایسی نہیں تھی. بدترین حالات میں بھی ایسی صورتحال نہیں تھی جو اس وقت ہے. عدلیہ ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیر کے آنے سے خراب ہوئی تھی, اس لیے کہ انہیں براہ راست سپریم کورٹ کے ججوں کو اگنور کرتے ہوئے انہیں لاہور ہائی کورٹ سے براہ راست چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا. اچھا, یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی تھی اور اس وقت سے یہ خرابی چل رہی ہے, لیکن اب تو بہت افسوس ہوتا ہے. افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک نے بہت متاثر کیا ہے اداروں کو, اور بہت نیگیٹیولی متاثر کیا ہے کہ ہمیں اس وقت بھی حیرت ہوتی تھی یہ کیا ہو گیا ہے کہ جج صاحبان, سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحبان اور لوئر جوڈیشری کے جج صاحبان راتوں کو جاگ کر افتخار چودھری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو کس کے کہنے پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے لوگوں کا اچانک کیسے ضمیر بیدار ہو گیا ہے, کیسے یہ سب معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ بھائی کسی اور نے ضمیر بیدار کرایا تھا, کسی نے اور نے آ کر چوراہوں پر کھڑا کر دیا تھا. بالکل ایسی صورتحال تھی. اب کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ چل جائیں, آگے چلتے جائیں, انحطاط ہی انحطاط ہے. افتخار چودھری کے بعد ثاقب نثار نے اس ملک کے ساتھ بربادی والا کھیل کھیلا ہے. انہوں نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس بنا دیے ہیں جس میں جو ہے جرمانے کے پیسے جمع ہوتے ہیں, ڈیم فنڈ اور پتہ نہیں کون سے فنڈز اس کے اندر آتے رہے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے جمع کر لیے. جسٹس کھوسا جو ہیں وہ ماریو پوزو کو پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں لکھ دیتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈان کہتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اپنا حشمت سعید صاحب وہ لوگوں کو سیسیلین مافیا کہہ رہے تھے. بھئی آپ اپنے فیصلے دینا. یہ کیا بات ہوئی کہ لوگوں کو اس طرح کے, اور وہ باقاعدہ خلیل جبران کی نظمیں اور خلیل جبران کے افسانے لکھنا شروع کر دیتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انحطاط کی طرف گئی ہیں, زوال کی طرف گئی ہیں. اور آج ہمیں بہت افسوس ہے کہ جن 3 جج صاحبان پر حکومت نے اعتراض کیا ہے اس کے بارے میں حکومت بہتر طور پر سمجھتی بھی ہے اور پورا پاکستان دیکھ بھی رہا ہے ان کے طرز عمل کو. اور عمران خان جو ہیں وہ ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اوپنلی معافی مانگتے ہیں کہ جی میں نہیں تھا جس نے آپ کے جو خلاف یہ ریفرنس بھیجا اور ہماری یہ غلطی تھی. اور اس کے بعد جو ہے ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض بھی ہے.
تو اس طرح کی صورتحال جو ہے پاکستان میں اداروں کے زوال کا یہ دور چل رہا ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. بٹ سر چیف جسٹس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ بڑے اختلافات رہتے ہیں، ہر چیز میں تقریباً اختلافات رہتے ہیں. نہیں، میں دیکھیں نا، ان چیزوں کو ہم بحث کر رہے ہیں عام حالات میں، یہ ہمارے لیے مناسب بھی نہیں تھا اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ ہم ان باتوں پر بحث کرتے. لیکن جب چیزیں کھل کر باہر آئیں گی، انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ کے یہ جو 15-16 جو بھی جج صاحبان ہیں، اگر ان میں سے تقسیم ہوگی اور واضح مجھ جیسا عام آدمی، بالکل کامن آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ تقسیم موجود ہے، جب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ سینئر ججز ایک طرف ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بے وقوف بنا کر مزید ڈالے گئے جج صاحبان جو ہیں وہ ایک اقلیتی اس کو اکثریتی بنا چکے ہیں گروپ کو. یہ تو اب گروپ بندی جو ہے کوئی سوچتا تھا؟ کسی نے یہ وہم و گمان میں تھا اور کسی نے خواب و خیال میں تھا کہ اس طرح سے گروپ بندیاں سپریم کورٹ میں ہوئیں گی اور وہ اس طرح سے ججز جو ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے؟ ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسا خیال بھی نہیں کیا تھا. ظاہر ہے کہ ان تمام جن 3 ججز پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اب ایک تو میں کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ سر ٹھیک ہے، سر نہ کریں لغاری صاحب، لیکن مورل گراؤنڈز پر ہم بات کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب جن کی اپنی فیملی کے لوگوں کی، ان کی ساس کی آڈیو موجود ہے اور وہ خود اس کمیشن کا حصہ ہیں، تو سر پھر حکومت کا جواب مورل گراؤنڈز کا، اخلاقیات کا تقاضا تو یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو شفافیت کو اور ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے خود سے والنٹیرلی الگ ہو جانا چاہیے اس بینچ سے. نہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے اور اپنی روایات بھی یہی ہیں، کنونشنز بھی یہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی جج کے بیٹے کا معاملہ ہو، بیٹی کا معاملہ ہو، بھائی کا معاملہ ہو، والدہ کا معاملہ ہو، ساس کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو اور وہ خود ہی بیٹھ کر سنے تو لغاری صاحب یہیں سے آپ بات کنٹینیو کیجئے گا. سر ایک بریکنگ ہے، یہیں سے پھر آپ کی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب کنٹینیو کیجئے گا، بتائیے گا آپ جو بات کمپلیٹ کر رہے تھے پلیز. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں سپیریئر جوڈیشری میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لوئر جوڈیشری میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی گھر کے معاملات کو جو ہے وہ خود بیٹھ کر سنے اور کہے کہ جی اچھا یہ میرے بیٹے کا معاملہ ہے، اس کو میں سنوں گا، یہ میرے بچوں کا معاملہ ہے، یہ میری اہلیہ کا معاملہ ہے، یہ میری ساس کا، میری والدہ کا معاملہ ہے، اس کو میں بیٹھ کر خود ہی سنوں گا. ایسا ہوتا نہیں ہے، کسٹمز نہیں ہیں اور انہیں رضاکارانہ طور پر ایسے کسی بھی فورم سے الگ ہو جانا چاہیے جس میں کہ گھر کے معاملات چیزیں سامنے آنے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ اصل میں یہ تجربہ اس لیے انہیں کرنا پڑ رہا ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے جب بیٹے کا معاملہ آیا تھا تو جو دیگر جج صاحبان تھے ان پر وہ اثر انداز ہو سکتے تھے اور وہ اثر انداز ہوئے بھی تھے، لیکن اب ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ دیگر جج صاحبان پر اثر انداز نہیں ہو پائیں گے تو وہ شاید اس لیے کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ نظام عادل جو ہے ہمارا ویسے بھی بہت زیادہ خطرات سے اور خدشات کا شکار ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے سموتھلی آگے بڑھ سکیں گی. آپ کو بہرحال سوچنا ہوگا، اسٹیٹ کو، ریاست کے اداروں کو اور سب کو مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. مورل گراؤنڈ پر نہ تو حکومت کھڑی ہوئی ہے، نہ عمران خان کھڑے ہوئے ہیں، نہ قابل احترام ہماری انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ نہ مورل گراؤنڈ پر کھڑی ہے. تو یہ اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں تو پھر ہمیں اثر ہر چیز کا جائزہ لینا ہوگا. بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہر ادارہ کوشچنیبل ہے اور ان کے فیصلے بھی کوشچنیبل ہیں. بٹ سر نظام عدل کی آپ بات کر رہے ہیں، عزت ہم کرتے ہیں ہماری عدلیہ کی بھی، ہمارے ججز کی بھی، لیکن اب پارلیمانی عدالت کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ پارلیمانی عدالت کی کیا تفصیل بتائیں آپ؟ حکومت بنانے جا رہی ہے پارلیمانی عدالت. میرے خیال میں یہ بڑھ رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ. ہم ایک ایسے حادثے کی طرف بڑھ رئی ہیں. یہ تو ٹکراؤ ہے سر، سراسر آمنے سامنے ادارے کے پیرالل ایک اپنا ادارہ کھڑا کر رہے ہیں. نہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ایک ہونی چاہیے، میں خود اس کا مطالبہ کرتا رہا ہوں، لیکن پارلیمانی کورٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. پارلیمنٹ کا اپنا جورسڈکشن ہے، اس کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. یہ برابر دنیا میں بھی کہیں
یہ ہیں کہ فیڈرل کورٹ الگ ہیں اور سپریم کورٹ الگ ہے اور جو ہے آئینی معاملات پر الگ بحثیں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی تعبیر و تشریح اب ہمارے حساب سے سپریم کورٹ کے ذمہ ہے اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے تو ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن آپ اس بات کی کون ضمانت دیتا ہے کہ اس کورٹ کے جج صاحبان بھی متاثر نہیں ہوں گے یا ایبسولوٹلی ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کوشچنیبل نہیں ہوگی, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی صورت ہے وہ ہمارے سامنے ہے, عمران خان پیشے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, لیکن دوسری جانب آڈیو لیکس والا کمیشن بھی ہے, اس کو بھی حکومت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اب یہ کوئی نیا بینچ بنے گا یا یہ آڈیو لیکس میں ہی ججز کو رد بدل کر کے کچھ اگر اس پہ آبجیکشنز کے بعد کیا اس پر مزید جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا؟ یہ تو خیر جب ابھی کمیشن بنے گا, یہ تو بننے سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے. اب اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت ہی طے کرے گا. آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بھارت سے خبر ہے. بھارت سے خبر یہ ہے کہ بھارتی حکام اور افسران کی سنگین نااہلی سے مبینہ فائر ہونے والا جو برہموس میزائل کا تھا اس کے معاملے پر اب 3 جو بھارتی آفیسرز ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے. ایک بڑی غفلت سامنے آئی تھی. انہوں نے اپنی نااہلی کا اعتراف بھی کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ برہموس جنگی میزائل کے حادثاتی طور پر پاکستان میں فائر ہونے سے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے اور 24 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے جو کہ تقریباً پاکستانی 82 ملین سے زیادہ ہے. ان بھارتی آفیسرز نے اس کا اعتراف کیا ہے اور ان کو اب برطرف بھی کر دیا گیا ہے. لیکن یہ اس حوالے سے ہے کہ بھارتی فوج, یہاں پر اصل سوال یہ ہے جو کہ بڑا خود کو جدید وسائل سے لیس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بڑا اپنے حوالے سے بڑی بہادری کے قصے بتاتی ہے, اس نے کم از کم بھارتی فوج کی نااہلی کی کلئی کھول کر سامنے رکھ دی ہے. اچھا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جاسوسی کے لیے نا یہ طیارہ جو ہے وہ آیا ہے اور پھر یہ پری پلانڈ ایک اٹیک کیا گیا تھا, بٹ اگر انہوں نے کنفیس کر لیا ہے اور معافی بھی مانگ لی ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر انہیں ہرجانہ دینا چاہیے ہے پاکستان کو کلیم بھی کرنا چاہیے ہے کہ آپ کا ایک چیز ٹیریٹری کے اندر انٹر ہو رہی ہے وداؤٹ آپ کو انفارم کیے ہوئے, تو پاکستان کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ہرجانے کو کلیم کر سکتے ہیں ڈیفیمیشن کے سلسلے میں. اب دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ بات کرتے ہیں پاکستانی اکانومی کی, اور پاکستانی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایوری بڈی نوز کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی زیادہ ضروری ہے. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے تھے, دعائیں یہ مانگ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں ایک وہ قسط دے دے تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہ الیکشنز کے لیے بھی, جو یہ پہلے آ رہا تھا بیچ میں کہ الیکشنز ہوں گے تو آئی ایم ایف اس کے بعد ہمیں قسط دے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوست ممالک کے بیچ میں مشروط ڈالے کہ وہ اگر ہم آپ کو قسط دیتے ہیں تو وہ پھر ان کو واپس نہیں لے سکے گا اپنی قرضوں کی ادائیگی میں. لیکن اب تو آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ پہلے جناب آپ اپنے سیاسی حالات بہتر کریں, کوئی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں. جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے, اب آئی ایم ایف نے بھی جو آپ کی قسط ہے اس کو مشروط کر دیا ہے آپ کے سیاسی حالات سے. اب سیاسی حالات وہ تو دن بدن مزید ابہام کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس کو ڈیلے کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ڈیلے ہو بھی جائے, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی جو بھی گورنمنٹ آئے گی جو 5 سال کے لیے ہمارے سیاسی حالات موقع دے رہے ہیں. بات یہی ہے کہ اگر آپ کی جو بھی الیکٹیو حکومت آئے گی جس کو بھی الیکٹ کیا جائے گا, پھر وہ آگے 5 سال کے لیے کوئی پراپر پلان آئی ایم ایف بنا کر دے گا. اب یہ جو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے لیے جو حکومت آئی ہے, ان کے ساتھ وہ کیا مذاکرات کرے؟ بالکل, اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے. جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی پر بات کرنی ہوگی, اس کے حوالے سے ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. سیاست اپنی کرتے رہیں, لیکن اب آپ کی سیاست جو ہے ہماری اکانومی کے لیے بھی مزید خطرناک ثابت ہو رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے معروف ماہر معیشت ڈاکٹر قیس اسلم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اب تو آئی ایم ایف بھی کہہ چکا ہے, جس کا رونا آپ اور ہم روتے رہے ہیں, کہ سیاسی حالات پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ناگزیر ہے. اب آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے, سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں, اکنامک فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اکنامک فیوچر کوئی بہت اچھا نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہیں, کچھ یہ امیڈیٹ ہیں, اور جو بات آپ دونوں نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حالانکہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ پولیٹیکل پہ بات کرے,
मगर ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि एक स्टेबल 5 साल की हुकूमत हो, इलेक्टेड हो, यस और वो एक इकोनॉमिक प्लान दे जिसके साथ आज उन्होंने ये भी कहा है कि आप दोस्त मुल्कों से $6 बिलियन का करें। ट्रांसपेरेंसी वो मांगते हैं कि इकोनॉमी के अंदर वो इंजेक्ट किया जाए जहां आम आदमी जो है वो भी कारोबार कर सके, जो मुश्किल है क्योंकि भाग गए यहाँ से हमारे कारोबारी लोग यस डॉलर कमा के एंड सच फोर्थ। IMF का इतना ही रोल है कि वो अगर हमारे साथ ये मुआहदा कर ले तो फिर और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह हाँ। आपके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। जी जी बात ये है जी कि हमें पता है या नहीं पता, उनको पता है कि यहाँ से कौन पैसे चुरा के उनके मुल्कों में रखता है। हाँ एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो कैसे बात करें उन हुक्मरानों से जिनकी उनके पास फरिश्ते हैं, जिनकी उनके पास वो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासतदान हैं वो अपने बदले उतार रहे हैं। उनको इस वक्त ये गर्जी नहीं है कि मैशत हो या आम आदमी भूखा मर रहा है या फ्लड का पानी नहीं निकला या अब बेरोज़गारी बढ़ रही है, बच्चों की तालीम जो स्किल्स देनी चाहिए उसके बगैर ये इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। आपके जो छोटे कारोबार हैं उनको कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, कोई एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो डॉलर कमा सकें, फिर इकोनॉमी ठीक होगी। आप ये नहीं कर सकते कि इंपोर्ट्स बंद कर दें और फिर कहें कि जी अब हम सरप्लस हो गया मगर डॉलर फिर भी नीचे नहीं आया, वो ऊपर चला गया। आपने इंटरेस्ट रेट को 21% पे ले गए मगर अफरात-ए-ज़र फिर भी ठीक नहीं हुआ, वो 45% पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि आप सोच ही नहीं रहे उन लाज़िमात पे जिसकी वजह से ये इकोनॉमी नीचे जा रही है, जिसमें आप खुद हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट। सो वो पॉलिटिकल भी है और वो इकोनॉमिक भी है और वो सोशल भी है। बट सर अभी जो डेवलपमेंट हुई है IMF को, हमने जो हमारी बजट इस हुकूमत ने पेश करना है, हमने अपना बजट का एक प्रोपोजिशन जो है वो उनको दे दी है। आगे IMF उसके अंदर जो अमेंडमेंट करनी है, जो रद्द-बदल करना है, उस पर बातचीत करेगा और उसके बाद आगे। अभी हमें IMF से किस्त मिली नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है IMF का नाम लेकर हर चीज़ को महंगी कर रही है और फिर भी IMF से हमें किस्त नहीं मिली है। अब बजट में भी अगर मज़ीद टैक्सेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस आयद किए जाते हैं तो इल्ज़ाम किस पे कि IMF के कहने पर ये तब्दीलियाँ की गई हैं। बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि IMF से बेल आउट पैकेज तो हमें अभी भी नहीं मिला। देखें IMF ने इस वक्त तक तो 1.2 बिलियन देना है जो हमने उनका देना है और वो रोल ओवर करना है इन दी कॉन्टेक्स्ट। टोटल जो एग्रीमेंट है वो शायद 6 बिलियन का है या इससे ज़्यादा है, वो उस पे तो अभी गुफ्तो शनीद होगी। ये जो एग्रीमेंट है ये तो लोकल लेवल पे है, अभी तो जो उनकी सेंट्रल बॉडी है उसके साथ भी हमने गुफ्तो शनीद करनी है। ये बात सही है कि हमारे सारे हुक्मरान IMF से डरा के टैक्स की शरह, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह बढ़ाते हैं, पेट्रोल और बिजली और गैस बढ़ा देते हैं। स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया जी, उन्हीं पे डालते हैं। मगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपने इस पिछले 1 साल में अपनी हुकूमत में कहाँ कटौतियाँ की हैं। ये 85 मिनिस्टर्स जो हैं उनमें से कितने कम किए हैं आपने? जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो कम कर दिया मगर, और PM ने खुद भी बात की है IMF के चीफ से उनको इस हवाले से। जी, मगर बात करने का इशू वही है कि आप जब ऑस्टेरिटी अपनी हुकूमत में नहीं लाएंगे, अपने का 10-10 गाड़ियाँ किसी भी मिनिस्टर के साथ जब बाहर जाएंगी तो वो तेल इस्तेमाल करेंगी, वो टैक्स पेयर का पैसा है ना जी। ये तो एक ये जो आप अमीरों की तरह रहते हैं गरीब मुल्क में, वो IMF को अल्ले तल्ले कम करने होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट जी सिंपल। डॉक्टर साहब, इस तमाम तर बुरी खबरों में मईशत के हवाले से अच्छी खबर या ताज़ा हवा का झोंका ये हमें मिला है कि अब रशिया से जो है ना हम तेल लेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी और कम होगी, इज़ इट पॉसिबल? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो, यही हुकूमत जब आई थी तो ये सवाल उठा था रशिया से तेल का, तो हमारी रिफाइनरीज से
इसहाक डार साहब ने ये करवाया था कि जी हम कैपेबिलिटी नहीं है कि रशियन तेल को रिफाइन किया जाए। आज पता नहीं वो कैपेबिलिटी कैसे आ गई है। सो कहीं तो झूठ है। वो आएगा तेल, वो रिफाइन होगा, मगर जो महंगा है वो तो आपके जो टैक्स लगे हुए हैं वो क्या आप उनको कम कर रहे हैं? जब तक आप उन टैक्सेस को कम नहीं करेंगे तो वो 10 रुपये या 20 रुपये महंगा, ये वो तो हर 15 दिन बाद आप करते हैं कि पहले 20 रुपये महंगा करते हैं, फिर 10 रुपये कम कर देते हैं, फिर 2 रुपये 5 रुपये, चलें अब इतना हो जाएगा कि वो 50 रुपये में कम हो जाएगा, बट कितनी देर तक? बाकी तो आप ओपेक से ही खरीद रहे हैं और रशिया का तेल भी ओपेक प्लस है इन द कॉन्टेक्स्ट, एक खास लेवल से नीचे नहीं आ रहा। बट ये हाइप है, वो जब आएगी, जिसको कहते हैं बिल्ली बाहर निकलेगी, बिल्ली थैले से बाहर आएगी, तो फिर ही पता लगेगा कितनी सस्ती है और कितनी महंगी है। मगर ज़्यादा खुशगुमानी रखनी चाहिए इससे कि नहीं? सर बात ये है कि सवाल और हैं। सवाल ये है कि आप जो काम भी करते हैं मईशत में उसकी कोई कॉस्ट है। तो तेल तो सस्ता शायद कर लें, मगर रूस से दोस्ती करके जो अमेरिका आपसे ना खुश हो जाएगा उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? वो जो आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए है, क्या उनको मना लिया आपने? सो इन अ वे मैं भी चाहता हूँ कि हर मुल्क से, ईरान से आप क्यों नहीं लेते जो 20 रुपये 30 रुपये का तेल अभी बलूचिस्तान तक तो आ रहा है शायद इस्लाम स्मगल्ड। सो आपकी वो पाइपलाइन जो गैस की थी, आप अब बिजली का आपने बीच में रह गया। हाँ। तो ये बहुत अच्छी खुशगवार चीज़ें हैं कि मुल्क को कहीं रिस्पाइट मिलना चाहिए, मगर जब तक कारोबार नहीं चलेंगे, रोज़गार नहीं होगा, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स नहीं मिलेगी, हम इसी तरह लड़खड़ाते रहेंगे। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है और रेमिटेंसेस भी बढ़ानी है, दो हैं सोर्सेज जहाँ से डॉलर आना है। जब तक आप ये दोनों रेमिटेंस एंड एक्सपोर्ट जी जिनको अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर स्टेबिलिटी आएगी, और उसके लिए पैदावार करनी ज़रूरी है, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लगाने ज़रूरी हैं, जो शायद 1% इंडस्ट्री के अलावा हम सबको नहीं आते। बट सर अभी जब हमारी डिस्कशन चल रही थी, आपने बोला कि अमेरिका जो है उसको नाराज़ किए बगैर हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ईरान के साथ भी मुआहिदा करते हैं तो अमेरिका की जानिब से भी ईरान पर पाबंदियां हैं, तो भी हम अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं। अब रशिया से अगर हम तेल ला रहे हैं, चाहे अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गया है कि वो आप सस्ता तेल खरीदें अगर आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, बट स्टिल हम उनके ईगो को तो हर्ट कर रहे हैं ना। अब हमने IMF से किस्त लेने के लिए, आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की थी और शहबाज शरीफ ने भी खुद इटसेल्फ रिक्वेस्ट की थी कि आप IMF से कहें कि वो हमें बेल आउट पैकेज दे दें, जो हमें किस्त उन्होंने देनी है, ताकि हमारी इकोनॉमी को थोड़ा रिलीफ मिले। कहीं ना कहीं वो ग्रज तो अमेरिका का मौजूद है ना हमारे साथ। वो ग्रज ये है जी कि आप रिक्वेस्ट उनको करते हैं जी कि जैसा आप ही ने कहा कि IMF से बात करें, मगर साथ जब यूक्रेन पे वोटिंग की बात होती है तो आप अब्सटेन कर लेते हैं। जी जी तो उनके ग्रजेस अपनी जगह हैं। आपका इशू सिर्फ एक ही है कि अगर उस ब्लॉक में जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान है, इंडिया चला गया है, तो फिर आपको चाइना और रशिया ब्लॉक में जाना पड़ेगा। सूट हमें यही करता है जी, स्ट्रेटेजिकली सूट यही करता है। मगर अगर आपकी मईशत ठीक होती, अगर आपकी ग्रोथ बढ़ रही होती 6% पे होती, तो फिर आप दोनों ब्लॉक से इक्वल लेवल पे बात कर सकते थे। सो जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा हुआ है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो आप बेग भी कर रहे हैं और फिर आप चूज भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर के लफ्जों में कि वो पॉसिबल वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकोनॉमी की जो सिचुएशन इस वक्त वो हमारे सामने है, लेकिन दुख और अलमिया की बात यह है कि वाकई में जितने भी सियासतदान हैं इस वक्त, उनको सिर्फ एक दूसरे पर सियासी मुकदमात बनाने की पड़ी है। उसके सपोर्टर्स को पकड़ के जेल में डालो, जिन्होंने ये कुछ किया है उनको पकड़ के डालो, इलेक्शंस करवाने नहीं हैं। इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी प्राइसेस 3 गुना हो चुकी हैं, दुगना नहीं 3 गुना से भी ज़्यादा है। घर की छोटी छोटी चीज़ें ना, ब्रेड एग भी आप लेने जाते हैं ना, तो वो भी आपको 3 गुना प्राइस पे ज़्यादा मिल रहा है। एक सिंपल डबल रोटी जिसने खानी है वो भी 300 रुपये जेब में डालकर लेकर जाएगा तो एक डबल रोटी आएगी। फ़र्क सारा प्रायोरिटीज़ और तरजीहात का है। तरजीहात आपकी बेहतर होंगी तो तभी कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब कुछ बात क्रिकेट की हो जाए, क्योंकि सियासत की तो हम बहुत बात करते हैं, खेल की बात में हम यही कहते हैं कि किसी तरह से ना एशियन सीरीज में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो जाए। भरपूर हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन हमारी दुआ भी है। कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, आसार क्यों नजर नहीं आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे ना। हमने पूरी टक्कर भारत तो का उनके रवैया साथ, देखकर जो है ना लग नहीं रहा कि ये कोई मैच लेकिन हमने होगा। उनके साथ पूरी टक्कर तो लगाई है ना। देखिए, एक मैच होता है ग्राउंड में और एक मैच होता है डिप्लोमेटिकली, जो कि नजम सेठी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ना वो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने वो ठान लिया है कि हमने जो है ना इसमें जिद लगा के रखना है। अभी हतमी फैसला जो है ना एशियन सीरीज का, वो तो पता चल ही जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी है ना नजम सेठी साहब, वो भी पूरी टक्कर लगा के ना इंडिया के साथ बैठे हुए हैं कि नहीं भाई, भारत की अगर टीम वापस आती है तो ये फैसला तो खैर बीसीसीआई ने ही करना है, लेकिन हम उनको अभी भी, यू आर मोर देन वेलकम, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ना अपने कद को बड़ा करें। अगर आप कहते हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अच्छा, वो आप डर हैं, नहीं रहे, वैसे डर नहीं रहे, जानबूझकर अपनी हुकूमत को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को डैमेज करने सियासत के है लिए, ना, क्योंकि हाँ, मेजबानी exactly। पाकिस्तान का हक है और आप उनसे हक कैसे छीन सकते हैं। जब न्यूजीलैंड आ सकती है, इंग्लैंड यहाँ पर आ सकती है, तो भारत को आने में क्या मसला है। लेकिन सुनते थे माजी में हम कि खेल जो है वो सियासत से आज़ाद होता है, लेकिन यहाँ पर भी भारत जिस तरीके से सियासत कर रहा है, तो उसको देख के ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत के हवाले से मुश्किल है कि भारत पाकिस्तान के अंदर खेले। वो एक जिद है, उसकी हठधर्मी है, कोई मौका वो जाने नहीं देता अपने हाथ से। अच्छा, पहले ये हैरानकुन बात क्या है कि पहले हाइब्रिड मॉडल को मान लिया गया है और उसके बाद क्या था, जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया है उसके तहत जो है वो मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद एक न्यूट्रल वेन्यू या श्रीलंका या मोस्ट प्रोबेबली यूएई में खेला जाएगा, और उसके बाद जो है बाकी के जो मैचेस हैं वो वहाँ पर खेले जाएंगे। बट स्टिल क्वेश्चन ये है कि अब पहले हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल से भी आंखें चुरा ली गई और कहा गया जी वो भी नहीं खेलना। अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसके तहत ये सीरीज होनी है, वो भी खामोश तमाशाई है, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो उसमें इंडिया ही है ना, तो इंडिया से कौन लड़ाई ले। अब मुस्तकबिल क्या होगा इन मैचेस का, ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। सर, लगता क्या है, डेडलॉक तो ताहाल बरकरार है, आपको लगता है कि अभी भी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो सके, और वो भी पाकिस्तान में, या ये तमाम जो उम्मीदें थी ये मादूम हो चुकी हैं अब हालात को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश की है कि वो पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट को बेहतर और अच्छे अंदाज से चलाने में अपना जो किरदार है वो अदा करे। यस। और इसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था, आप यकीन करें कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रख लो, बाकी जो आप चाहते हो वही हो रहा है। और बिल्कुल ऐसी ही बात है। पाकिस्तान ने, हमें क्या फायदा है इन 4 मैचों का? आप बताएं, नेपाल और अफगानिस्तान का मैच हो रहा होगा, किसका इंटरेस्ट? या फिर अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा तो किसका इंटरेस्ट होगा? किसी का भी नहीं होगा। फिर इन मैचेस के अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बेयर करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी बात भी रखी जाए। और यही वजह है कि आईसीसी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल भी इनका जो दौर हुआ था उसमें काफी हद तक क्लियर कर दी थी अपनी पोजीशन नजम सेठी साहब ने। और नजम सेठी साहब का कहना बिल्कुल वाज़ेह था कि हम भी मजबूर हैं। अगर हर दफ़ा भारत ये बात करता है कि जो हमें सोर्सेज से पता चला, देखें ये जो मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना प्रेस रिलीज खुद जारी करती है मोस्टली, तो बहुत सारी चीज़ें इस मीटिंग की बाहर नहीं आती हैं। लेकिन जो हमें पता चला उसके मुताबिक नजम सेठी साहब ने स्टैंड लिया हुआ था कि हमारे हाइब्रिड मॉडल को माना जाए, क्योंकि वो एक बात ये भी कह रहे थे कि इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, और अगर एशिया कप बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू पे होता है और पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर जाता है, तो सूरत में पाकिस्तान को अपनी हुकूमत से इजाजत देनी होगी। हमें वैसे भी हुकूमत से इजाजत तो लेनी होती है, लेकिन हमारी हुकूमत हमेशा से बहुत लीनियंट रही है। ये हिंदू तवा हुकूमत नहीं रही है, ये आरएसएस वाली हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की नहीं है कि बिल्कुल ही कोई पाकिस्तान मुखालिफ बातें करके जो है वो आप अपनी हुकूमत को चमकाते हैं। और अगले साल उनके इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिजा और वजाहत, अगले साल उनके इलेक्शन है। और आज तक नरेंद्र मोदी साहब ने हुकूमत ही जो की है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर की है, उसी नैरेटिव पर की है, उसी नैरेटिव पर की है। तो अब अमित शाह उनके वजीर हैं, उनके साहबजादे हैं जय शाह, जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं।
सेक्रेटरी हैं, तो वो उन्होंने ही पहले ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ही पाकिस्तान को एशिया कप अलॉट किया था। तो हमें उन्होंने एक मजाक समझा हुआ है कि आपको जब हम अलॉट कर देंगे, जब चाहेंगे बोलेंगे नहीं इधर नहीं खेलो, उधर जाके खेलना है, उधर जाके खेलना है। इस सिलसिले में देखिए इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत ही ट्रिकी अंदाज से डील करना होगा यहाँ पर नजम सेठी साहब को, जो वो इसमें बहुत काबिलियत रखते हैं। एग्जैक्टली। बट नसीम साहब, अभी द क्वेश्चन इसके पहले इंडिया हमारे साथ मान गया कि हम अगर आपके हाइब्रिड मॉडल को भी मान लेते हैं तो उसके तहत फिर आप हमें रिटन में कुछ एग्रीमेंट हमसे करें जिसके तहत आप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम वहाँ पर आएगी। वो बात भी बीच में अधूरी रह गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यूएई या श्रीलंका में मैचेस खेल लेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर, वो बात भी बीच में अधूरी रह गई। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, मतलब क्लियर कट कोई स्टांस इस पर आईसीसी ले सकता है, या हम क्लेम कर सकते हैं इसको कि अगर इंडिया हमारे साथ सीरीज नहीं खेलता तो फिर हमें इसको हर जाने के तौर पर इंडिया को फाइन किया जाए? ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था इस सिलसिले में इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का या एशिया के और दीगर किसी बोर्ड्स का कि हमें कोई एतराज नहीं है हाइब्रिड मॉडल पे, ऐसा कहीं पर भी नहीं आया। सोर्सेज से खबर चली थी कि श्रीलंका और बांग्लादेश को कोई एतराज नहीं है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, ये सोर्सेज से खबर। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी वर्ल्ड क्रिकेट को समझते हैं, और थोड़ा बहुत हमारा वक्त गुजरा इसी स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में, आप ये जो अफगानिस्तान और श्रीलंका, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि ये चमचे हैं इंडिया के, अब आप लास्ट अगर उठा के देखेंगे जो आईपीएल का फाइनल हुआ था, वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ बांग्लादेश के नजमुल हसन नहीं थे, वहाँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मौजूद थे, जहाँ कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने अपनी एक राय दे दी वहां पर। एक तो ये कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है। देखिए हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल ना बनाने की जो सबसे बड़ी वजह करार दे रहे हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग इशू को करार दे रहे हैं कि जो जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आने को तैयार नहीं है कि इवेंट 2 मुल्क में होगा, उनके खर्चात होंगे। तो ये खर्चात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर चुका है कि हम बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो लॉजिस्टिक के खर्चात होंगे, जो भी खर्चात होंगे पाकिस्तान में 4 मैचेस के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल नजम सेठी साहब को बैक करूंगा, जिस तरीके का उन्होंने स्टैंड लिया है उसके अंदर हमने यही कहा है कि भाई थोड़ी सी हमारी इज्जत रख लो, बाकी जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। और वही हो रहा है। हमने माना तो सारी चीजें उन्हीं की मान ली है, क्योंकि हमें भी अंदाजा है कि इंडिया जितना पैसा लेकर आता है उसके बाद पूरा आईसीसी से लेके आप जितने बोर्ड हैं वो तमाम के तमाम एक सिर्फ 2 मैचों की ख्वाहिश में हर चीज इंडिया की मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो 2 मैच उन्हें कमर्शियली बहुत ज्यादा फायदा दे जाते हैं। तो उस लिहाज से इंडिया की अहमियत को, इंडिया की ताकत को हम तस्लीम करते हैं। इसी वजह से लेकिन साहब पाकिस्तान ने, बकौल आपके, पाकिस्तान ने तो जो हाइब्रिड मॉडल के नाम पर सिर्फ एक फेस सेविंग मांगी थी ना, जो वो भी भारत देने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट कर सकता है? देखिए ये बड़ा सोचने का पहलू होगा। आपने देखा होगा ये जो परसों मीटिंग हुई थी जय शाह की श्रीलंका और अफगानिस्तान के ऑफिशियल के साथ, उस मीटिंग में वजाहत बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज थी कि एक नई तजवीज़ सामने आई थी। ये तजवीज़ मेरे में भी एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट ने दी थी। वो यही बात कह रहे थे कि नजम सेठी साहब को समझाएं, जय शाह मजबूर है, अगले साल उनके इलेक्शन हो रहे हैं और वो इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेप नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, उनकी बहुत मजबूरियां। लेकिन वहाँ पे एक नया फार्मूला सामने आया था और वो फार्मूला ये था कि श्रीलंका में इवेंट हो और पाकिस्तान में मेजबान हो। लेकिन इंडिया बहादुर कहीं ना कहीं हमें नीचे दिखाने के लिए वो हमें मेजबानी देने को तैयार है पूरे इवेंट की। श्रीलंका में होने वाले इवेंट, श्रीलंका में इवेंट हो और पाकिस्तान मेजबान हो। लेकिन पाकिस्तान में क्यों जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान में क्यों जाए श्रीलंका, पाकिस्तान में क्यों जाए बांग्लादेश? क्योंकि पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो उन्हें हर हाल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, जिसमें सारी चीजें इंडिया की मानी हुई दिखाई दे रही है, उसकी भी मुखालफत करनी है। उस मौक़िफ़ की मुखालफत करना इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा दिखाई देता है आरएसएस और हिंदुत्व हुकूमत का, जिनके जय दिखाई देते हैं। वो आईसीसी की कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कमेटी के भी सरबराह है। अब जब आईसीसी का रेवेन्यू की बात होती है, उन्होंने 40% आईसीसी को रेवेन्यू दे दिया।
بھئی آپ پیسہ لے کر آتے ہو لیکن یہ پیسہ باقی ممالک کھیلتے ہیں تو کماتے ہیں. یس ملک کے اندر کھیل لو, آپ آئی پی ایل میں انٹرنیشنل پلیئر نہ بلاؤ, پھر دیکھتے ہیں کتنا پیسہ آتا ہے آپ کے پاس. یہ پیسہ آتا ہی اس لیے ہے کہ انگلینڈ کرکٹ کھیلتا ہے, آسٹریلیا کرکٹ کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, لیکن پاکستان اور انڈیا جو کرکٹ کھیلتا ہے وہ موسٹلی پیسہ آتا ہے, جتنا کمرشلی فائدہ ہوتا ہے وہ اس میچ سے ہوتا ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے, اور اسی ملک کو آپ اٹھا کے سائیڈ میں ہیوج انویسٹمنٹ, میسو جو منی ریٹرن بیک ہوتی ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا کے میچ میں آتی ہے. اچھا اگر یہ تو ابھی ایشین سیریز پر ہم کوئی کسی پوائنٹ پر نہیں آ رہی ہیں, ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں تو پھر آگے ورلڈ کپ میں آپ what do you think کہ پھر اگر نجم سیٹھی اس بات پر سٹینس لے رہے ہیں آگے پھر بھیجیں گے, ہماری پاکستانی ٹیم جائے گی ورلڈ کپ میں پھر انڈیا میں, اگر نہیں جاتی ہے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ فضا یہ بھی بہت جلدی ہوگا کہنا. دیکھیں میرے خیال میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے, اس لیے کہ آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جب بھی پاکستان نے بات کی کہ ہماری میزبانی کا وقت ہے, ہم 3 مرتبہ انڈیا جا چکے ہیں, وہ سارا پیسہ کھا گئے, ہمارے جانے کا بھی کمرشلی پیسہ کھا گئے. لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے اس کے تحت دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز اس وقت فضا دکھائی دے رہی ہے 2005 کی چیمپئنز ٹرافی. چیمپئنز ٹرافی پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونا ہے اور ساری دنیا کی ٹیموں نے آنی ہے. یہ اے سی سی کا, ایشین کرکٹ کونسل کا ایونٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ایونٹ ہے. تو آپ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اگر صدر اور چیئرمین راتوں رات ہنگامی حالت میں نجم سیٹھی صاحب کے کہنے پر یہاں آ رہے ہیں, مذاکرات کا ایک دور کل ہو چکا, دوسرا دور آج ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اللہ کرے مذاکرات جو ہیں وہ کوئی کامیاب بھی ہوں کسی جگہ پر, یہ اونٹ کسی کروٹ. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ابھی جو پاکستان ہے نا اس کی بس ایک ہی خواہش ہے, اور پاکستانیوں کی بھی, کہ ہمیں ایک اچھا کھیل چاہیے ہے, اس کو پولیوٹیڈ نہ کرے, نہ تو انڈین گورنمنٹ کرے اور نہ ہی نہ صرف پاکستان کی خواہش ہے بلکہ جو بھارت کے عوام ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. خیر اب پاکستان میں جہاں بے شمار ایسے ایشوز ہیں, بے شمار مسائل کا سامنا ہے, وہیں پر ایک بڑا مسئلہ جس کے حوالے سے میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, جس پر بات کرنی چاہیے, وہ ہے کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی. ویسے تو گلوبل وارمنگ جو ہے دنیا بھر کو گلوبل وارمنگ کا سامنا ہے, بالکل, لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مئی کا مہینہ ہے اور مئی میں آپ کو پتا ہے کہ کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے, لیکن اس مئی کے مہینے میں ٹھنڈا موسم ہے. حیدرآباد جہاں پر اس مئی میں 45-47 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, وہاں پر یالہ باری ہوئی. اور یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جو گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ یالہ باری کی وجہ سے, تیز یالہ باری ہونے کی وجہ سے, برف گرنے کی وجہ سے, کسی نے پتھر یا ڈنڈے مار کر کسی نے نہیں توڑے. اور پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں, پنجاب میں بھی مئی میں یالہ باری ہونا, I think this is beyond the imagination. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, پگھل کے وہ پانی نیچے آ رہا ہے. ہمارے اوپر جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے اتنا چینج ہو چکا ہے کہ ہماری جو سردیاں ہیں وہ محدود سے محدود ہوتی جا رہی ہیں, شرنک ہوتی جا رہی ہیں. جو ہمارا ونٹر سیزن ہے وہ تقریباً کہاں 75 ڈیز تک رہتا تھا, اب وہ 45 ڈیز تک آ گیا. آپ یہ دیکھیں یہ جو یالہ باری کے جو برف کے اولے گرے ہیں, ان کا جو سائز تھا وہ گولف کی بال جتنا تھا. کتنے بڑے سائز, یہ اب فوٹیج میں دیکھیں نا جس طرح کہ پتھروں سے کسی نے برسات کی ہے, شیشے ٹوٹے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں پر تو جو گھروں کا سٹرکچر ہوتا ہے, جو روڈز ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ اتنی شدت سے ان چیزوں کو برداشت کر سکے, کیونکہ انہیں فیس سے نہیں کرنا پڑتا. ویسے جو برف باری جن علاقوں میں ہوتی ہے ان کا جو کنسٹرکشن سٹرکچر ہے وہ بالکل چینج ہوتا ہے, وہ اکارڈنگ ٹو دا ویدر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر گھر بار کھلے رکھے جاتے ہیں تازہ آب و ہوا کے لیے, کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہوا جو ہے وہ مطلب کراسنگ ہوتی رہے, یہ سوچ کر گھر بنائے جاتے ہیں. بٹ اگر مائع کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں, باہر ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ اب پہلی دفعہ دیکھنے کو ہمیں چیزیں اب یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے ایسے لگ رہے ہیں بالز ہیں یہ واقعی میں. یہ دیکھیں اب یہ فوٹیج میں دیکھیں کتنے بڑے, بلکہ گولف بال سے بھی زیادہ ان کا سائز ہے. یہ ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے ممکن نہیں تھی, اور اب جو ہے اس حوالے سے پاکستان کو خاص طور چینج کے حوالے سے سنجیدہ بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے جو ہو رہی ہے. ایبسولوٹلی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی گلوبل وارمنگ ہوتی نہیں ہے, لیکن باقی ممالک کا خم اعضا ہم جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا ان کو بھگتنا پڑتا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں 10 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین, پاکستان کی جو سیاست ہے,
जितनी तेज़ी से बदल रही है और सियासी हालात जो हैं इतने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि मालूम नहीं है कल क्या होगा। ख़ास तौर पे जरदारी साहब के और जहांगीर तरीन साहब के लाहौर में डेरे डालने के बाद ये चहमगोइयाँ जन्म ले रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, वो जरदारी साहब से राब्ते में हैं। जहांगीर तरीन साहब भी एक अपना ग्रुप बना रहे हैं, जैसे मादी में उनका एक अलग से अच्छा, ऐसे है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, किसी पार्टी में पतझड़ है और कहीं पर बहार आने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जरदारी साहब की लाहौर में मौजूदगी इस बात का शाखसाना है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जरदारी साहब आज कुछ अहम लोगों से मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन असल सवाल ये है कि सबके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पंजाब में पंजे गाड़ने में कामयाब हो जाएगी? क्या पंजाब में अपनी सियासत का रिवाइव कर सकेगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके वक्त का। आमिर साहब, क्या लगता है, जरदारी साहब डेरे डाल चुके हैं, खबरें क्या हैं आपके पास? आप तो बड़े बाखबर शख्स हैं। कौन कौन आ रहा है पीपल्स पार्टी में? देखिए जी, ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो हमारे थे पीपल्स पार्टी के, और स्पेशली साउथ पंजाब से जो लोग भेजे गए थे स्पेशल अहकामात के ऊपर भेजे गए। जी बिल्कुल, आपको भी पता है। तो मैं समझता हूँ उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन तो पीपल्स पार्टी होगा, राइट, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, और पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता कि नई पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह ग्रुप्स की बनाई जाए। इन साहब का एक वक्त था आज से 2, 3, 4 साल पहले, अब मेरे ख्याल से वो वक्त नहीं है। तो पीपल्स पार्टी फर्स्ट ऑप्शन होगा, और आज इंशाल्लाह काफ़ी लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे। प्रेसिडेंट कोई 2-3 नाम कोई खबर दे दें हमारे प्रोग्राम में कोई। देखिए, MNAs और MPAs काफ़ी हैं। साउथ पंजाब से पहले मरहले में आज रात को शरीक होंगे। तो आप 2-4 नाम बता दें। थोड़ा सा मेरे ख्याल से रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लेकिन बड़े नाम हैं। सीगा राज में रखना चाह रहे हैं आप? सीगा राज नहीं, मैं चाह रहा हूँ ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ आप जरा सस्पेंस जो है ना वो क्रिएट करना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, ये तमाम लोग क्या इनको भी वेलकम करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में दरवाजे बंद नहीं होते हैं कभी भी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दरवाजे बंद नहीं करती है, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की अब ज़रूरत है। काफ़ी इस्तेमाल हो गए हैं। वो होता है ना, कोई बंदा पूरा, अब ये स्पेंट फोर्सेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जिनके आपने खुसूसन नाम लिए हैं उन्हें अच्छा खासा मेरे ख्याल से उनका जूस निकाल लिया गया है, तो कारतूस हो गए। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो नाम है, जो खासतौर पे फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, एक टाइम से इनकी बहुत कुर्बतें थी, फिर उसके बाद जब ये मुखालिफत में आए हैं, PTI में आए हैं, आपके मुखालिफ हुए हैं, तो जिस तरीके से जरदारी साहब के बारे में बिलावल साहब को हदफ तनकीद करते रहे हैं, तो इसका मतलब कोई रेड लाइन ड्रॉ की हुई है पीपल्स पार्टी ने कि किन लोगों को इजाज़त है आने की, किन लोगों को हम कहेंगे कि नहीं आप वहाँ ही रहें तो हमारा मफाद, हमारी बेहतरी इसी में है। देखिए वजाद भाई, मैं पहले भी बताया पॉलिटिकल पार्टीज में दरवाजे बंद नहीं होते। स्पेसिफिकली आप किसी का नाम लेके कहेंगे किसे नहीं लेना, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर तो आप कभी रोक नहीं सकते हैं। इवन किसी मजहब के अंदर भी नहीं रोक सकते हैं अगर कोई आना चाहे। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। बहरहाल रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है, आपके रवैये, आपका एटीट्यूड। एक तो वो लोग जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके साथ फिर दोबारा वो मामलात नहीं रहते हैं। और फिर जिन्होंने बदजुबानी की हो और क़यादत के बारे में, नहीं, चंद साहब जब वापस आए थे बड़े अच्छे से वेलकम किया गया था। नहीं, चंद साहब ने कोई ऐसा किया नहीं। वो बड़े रवादार। लेकिन बहरहाल चंद साहब की जो पोजीशन थी आज वो नहीं है। आज मेरा नहीं ख्याल, खुद भी चंद साहब भी खुद को थोड़ा थोड़ा अजनबी महसूस करते हैं जो उनसे गलती हुई है। तो मैं समझता हूँ कि वर्कर्स भी उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में लोग कुछ भी हो, आप कहें इक़्तिदार परस्त हैं, लेकिन लोग पसंद नजरियाती लोगों को करते हैं, दलेर लोगों को करते हैं, भले कोई वजीर बने या ना बने। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के बारे में उन्हें एक्सेप्टेबिलिटी वर्कर्स की तरफ से होगी नहीं। तो आ जाएं, इलेक्टेबल्स तो चाहिए होते हैं, 1000 के करीब तो आपको MNA MPA होते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उसमें से कोई आमिर भाई, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें किसी पार्टी का रहनुमा हूँ, मैं पंजाब में ख़ास तौर पे, मैं क्यों दूसरी पार्टी को छोड़कर पीपल्स पार्टी को ही ज्वाइन करूँगा? पंजाब में पीपल्स पार्टी का
मुस्तकबिल तो कुछ खास मुझे वोट ऐसा बैंक नजर भी नहीं नहीं है, आता। वोट बैंक तो कम है। आखिर पीपल्स पार्टी ही क्यों मेरे पास ऑप्शन होगी? PMLN भी है, दूसरी पार्टीज भी हैं, तो मैं उनको प्रेफर करूंगा। वाई पीपल्स पार्टी? ये देखिए सवाल है। पहली एक बात, ये जो वोट बैंक का है, देखिए पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो 70s से स्टार्ट करें तो पंजाब में कितना था, एक दो इलेक्शंस के साथ तो आप नहीं कह सकते, और वो कैसे गया वोट बैंक वो आप भी जानते हैं। अब जब वहाँ पे लोग टूटेंगे तो ऑब्वियसली उसी पार्टी का वोट बैंक बहाल होगा जिसका तोड़ा गया था। मेरे ख्याल से PMLN में उस तरह स्पेस भी नहीं होगी। PMLN पंजाब बेस्ड ही है और उसके तकरीबन हर हल्के में उम्मीदवार मौजूद हैं। बट तो electables के लिए आपकी बात ठीक है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन, बट द थिंग इज कि आप विफाक के अंदर तो पीपल्स पार्टी और PML मिल के रहे ना, तो यहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। हम पहले भी ये जो सूबाई इलेक्शंस होने जा रहे थे, हम अपने कैंडिडेट्स दे रहे थे, वो अपने दे रहे थे। Right. तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो पीपल्स पार्टी होगी। देखिए अगर बाकी कौन सी वोट बैंक वाली जमातें हैं, शुजात साहब की मुस्लिम लीग, वो तो अवाम में अगर आप कंपैरिजन भी, और गुजरात में ही है बस। तरीन साहब का कौन सा वोट बैंक है? तरीन साहब की अपनी सीट भी मुश्किल हो जाती है अगर वो धड़े आपने की देखा ही, सियासत जरा उनका ज्यादा बेटा इलेक्शन आ रहा एक अरूज के ऊपर। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अलावा हल कोई नहीं है। नेशनल पार्टी चाहिए, एक जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर दूसरा जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हो, तीसरा जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है उसमें लोगों को एक चीज समझ आई है कि मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, और ये बयानिए वाली पार्टियां नहीं चाहिए जो रोज यू टर्न लेती हैं। Right. एक नजरियाती Absolutely. जमात जिसकी कोई आइडियोलॉजी हो, जिसकी कोई लेगेसी हो, जिसमें एक लीडरशिप हो, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अलावा तो पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन लतीफ़ खोसा थे, उनको वैसे ही आपने वो कर दिया है। फिर पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा थे, वो आपको नज़र नहीं आते कि कोई इतने पंजाब के अंदर दैट एक्टिव। मीडिया पर तो नज़र आते हैं, लेकिन होता है ना कि कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उस तरह से नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो ही वाज एक्टिव बट नाउ ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ। एतजाज़ एहसन साहब, खैर वो उस तरह से कर नहीं सकते ना। मैं सिर्फ स्पेसिफिक पंजाब के हिस्से की बात कर रही हूँ। आपने जितने नाम लिए हैं, देखिए जी एतजाज़ साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन एक उम्र होती है, प्रोडक्टिव एज होती है। अब मेरे ख्याल से एतजाज़ साहब का मैं ये भी नहीं समझता कि जो मैं मुकाम उनका जानता था उसमें एतजाज़ साहब का ये पिटी इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करना मुझे खुद लेकिन अब नहीं पीपल्स जचता पार्टी है। ने कह दिया ना, क्लियर कर दिया है कि वो उनका अपना पर्सनल एक ज़ाहिर जो भी दे personal रहे है जी, हैं, देखिए- पीपल्स पार्टी का वो बयान नहीं है। देखिए एतजाज़ साहब को रसाई थी, भले वो सदर साहब से मिले, भले वो चेयरमैन साहब से Yes, मिले। absolutely. अच्छा, जब मुझे रसाई हो के आदत, तो फिर तो मुझे सरे बाजार तमाशा नहीं लगाना लगाना चाहिए। चाहिए, मुझे हाँ। क़यादत के साथ यही डिसिप्लिन होता है पार्टी का। खोसा साहब को हमेशा पार्टी ने ऑब्लाइज किया है, कोई ऐसा टाइम नहीं रहा गवर्नर से लेके और वफाकी वज़रा तक और सारी चीज़ें, अटॉर्नी जनरल, कौन सा अहदा पार्टी ने नहीं लेकिन दिया। अब कुर्बतें नहीं है ना, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए एक टाइम भी होता है, माशाल्लाह वो एतजाज़ साहब भी, वो भी अपने 80s में अल्लाह ताला उन्हें Yes, सेहत सलामती में आमीन, रखे, हाँ। लेकिन अब मेरे ख्याल से स्पेस दे देनी बट चाहिए। आपने स्पेस के लिए कौन से ऐसे पिलर्स जो हैं वो खड़े देखिए किए हैं? आपने कायरा साहब की बात की, कायरा साहब एज ए प्रेसिडेंट काम करते रहे हैं पंजाब में, आजकल उनकी वफाक में जिम्मेदारियां वो एडवाइज़र हैं कश्मीर अफेयर्स के, तो वहाँ पे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को पार्टी ने बड़ा यहाँ पे मुकाम दिया, उन्हें सिंध से सेनेटर बनवाया, लेकिन बहरहाल वो इस्लामाबाद से थे, पंजाब बेस्ड उस तरह, लेकिन फिर भी क़यादतें देखें किसी लेकिन पंजाब फर्द में की- हमें कोई ऐसा शख्स नजर देखिए इस टाइम नहीं है पार्टियां पीपल्स होती पार्टी वो में। देखिए अभी तो पार्टी के बुरे हालात थे ना, जब पार्टी का बड़ा नाम था मुस्तफ़ा खान, जी, और बिल्कुल। यहाँ पे इतने तो बड़े नाम थे, वो भी चले गए, तो पार्टी उसके बाद भी रही और कामयाब होती रही। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का यही है कि हम नाम बनाते हैं, पैदा करते हैं, कई लोग आके उसे ईंट लेते हैं लेकिन वो जाया हो जाते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये भी हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा फोकस सिंध की सिंध तरफ है। ही रहा है। गो के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, इनका ताल्लुक भी पंजाब से है, लेकिन मखसूस उनकी ज़्यादा जो मरकज़ी क़यादत है, बिलावल साहब या जरदारी साहब, इनका ज़्यादा फोकस सिंध पे ही रहा है। तो अब मुस्तकबिल में आपको पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन कैसे नज़र आ रही है? देखिए फोकस इसलिए लगता है वजह सब वहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट हो, आप लोग भी चाहते हैं मौका वहाँ से आए गवर्नमेंट का ज़्यादा, तो लगता है कि सिंध में प्रेजेंस है। बिल्कुल ठीक है, हम बड़े वीक हुए हैं पंजाब के अंदर, ये भी ठीक है कि हमें तकरीबन 45 ईयर्स से यहाँ पे पंजाब में गवर्नमेंट नहीं मिली मिली, पीपल्स हाँ। पार्टी को, तो ये एक नुकसानात तो होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बेहतरी आएगी
بہتری آ رही ہے पंजाब में बिल्कुल क़यादत को भी वक्त देना चाहिए और दूसरा पीपल्स पार्टी को अपने रंग में वापस आना चाहिए। अच्छा, जिस तरह पंजाब में एक सिर्फ बात, पंजाब के अंदर लोग ना मुफाहमत की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, रेजिस्टेंस थोड़ा रेजिस्टेंस से ज्यादा कुछ मौला जट स्टाइल ज्यादा बना दिया गया है। जट रेजिस्टेंस देखिए किसके साथ, ये भी तो जरूरत है ना कि रेजिस्टेंस किसके साथ। रेजिस्टेंस ये तो नहीं कि मैंने स्टेट के साथ रेजिस्ट करना है, रेजिस्टेंस ये तो नहीं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रेजिस्ट करना है। Right. रेजिस्टेंस है पीपल्स पार्टी के अंदर, लेकिन गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए है। जमहूरी कुव्वतों के लिए हम अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब ने गो के पंजाब में डेरे डाले हैं, वो इलेक्टेबल से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी नागुज़ीर है कि इनसे भी मुलाकात करें, उसके साथ साथ आवाम में भी जाएं, अवामी जलसे करें। आप जैसे कमिटेड वर्कर्स हैं, नज़रियाती वर्कर्स हैं आपकी सूरत में ऐसे कि जो पब्लिक गैदरिंग में उनको मौका दे सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो वहाँ पर कब तक जाने का इरादा है? देखिए होता रहा है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, हम क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं तो चेयरमैन साहब उस तरह नहीं, अदरवाइज़ तो पंजाब में बड़ा आपको पता है सिंध से यहाँ तक जो भरपूर एक मार्च किया जिसके नतीजे में महंगाई गवर्नमेंट मुकाओ की- मार्च। जी, तो ये तो नहीं है कि पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी बात से फिर भी मैं एग्री करता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा लोगों के दरमियान जाना चाहिए। लेकिन वो कुछ आपके मीडिया ने भी हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोगों तक रसाई हो जाती है। शायद की आदतें जो 70s 80s और 90s वाला मामला था कि लोग अवाम में बहुत जाते थे, सीना ब शायद सीना लीडरशिप का उस तरह नहीं रहा। अब तो लोग घर बैठे कौम से खिताब करते रहते हैं रोज ही। तो लोगों के लिए हालात आपने बनाए हैं ना, लोगों के लिए हालात, लोगों को आपने मजबूर किया घर से बैठ वो के। वैसी कौम से खिताब कर रहे हैं, शौक होता है ना। कई दफा कोई बंदा दिल कर रहा होता है। हाँ, दिल कर रहा होता है, आदत हो जाती है कई लोगों को, बोर हो रहा मेरे होता ख्याल से है। किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। अब वैसे तकरीर कर लें, कौम से खिताब छोड़ें, वो सदर वजीर आजम पे रहने दें। सदर वज़ीर ये आज़म। बात अच्छा, तो मुझे है ये वैसे। बताएं कि अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है जिनका आप भी हिस्सा हैं, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करके, और जब से पीडीएम गवर्नमेंट में है तो हालात ख़राब ही हुए हैं, इमरान खान साहब की जो नाकामियाँ थी उनका मलबा भी अब आप लोगों के कंधे पे आ गिरा है? देखिए, किसी की नाकामियों का मलबा किसी के ऊपर नहीं गिरता। वो थोड़े से टाइम के लिए आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब लोगों में आप जाएंगे तो लोग जांचेंगे। और इतना नहीं, वोटर ठीक है बहुत सारा, लेकिन एक कसीर वोटर की पॉलिसीज़ को देखती है। अच्छा, अब ये पीडीएम की गवर्नमेंट जब जाएगी, हम तो इत्तेहादी हैं पीडीएम के, अब जब ये जाएंगे तो बहरहाल कुछ चीज़ें लेके जाएंगे लोगों तक ना। अगर इन्होंने लोगों तक जाना है, इमरान खान साहब को किसी को कोई निकाल नहीं सकता अगर कोई खुद ना निकलना चाहे। एक पाकिस्तान के अंदर 9 मई से पहले की सियासत है और एक पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद की सियासत है। अब उसका देखिए ना, मैं आपको छोटी सा एग्जांपल देता हूँ कि कराची में किसी की आवाज़ से इस तरह होता था कि 2:30 बजे भी लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता था। आपने देखा था अल्ताफ हुसैन साहब का तूती बोलता था, लेकिन एक नारा लगाया, निकल गया या लगा दिया, उसके बाद हवा निकल गई। हाँ, अब इन्होंने नारा नहीं, इन्होंने उस नारे पे अमल करके दिखाया। खा दिया है। जो उन्होंने नारा लगाया था उन्होंने तो अमल कर दिया है। अब जो अमल कर दिया ये अगेंस्ट स्टेट है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात की हामी है हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल फोर्स अगर अपने आप को टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व करेगी, अपने आप को जलाओ घिराव में इन्वॉल्व करेगी, तो फिर तो उसे कोई नहीं मानेगा। मेरे ख्याल से हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, टीटीपीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहते। आमिर नहीं भाई, चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी खुद एक जमहूरी जमात है? भुट्टो साहब आज तक उनको ख़त्म नहीं कर सके, दबाव के ज़रिए फांसी उनको दे दी गई, बेनज़ीर साहिबा की असैसिनेशन हुई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा कर आप समझते हैं इस तरह करके इनको ख़त्म किया जा सकता है? 9 मई का वाक़या हुआ, गलती हुई, लेकिन उन 400-500 लोगों के रवैये की वजह से लाखों करोड़ों वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, मुनासिब होगा कि उन पर पाबंदी लगे? और फिर ऐसे तो आप वाली बात है कि किसी भी पार्टी को इस तरह ख़त्म नहीं है, लेकिन वजाद साहब पॉलिटिकल पार्टीज वाकई जबर के साथ ख़त्म नहीं होती, लेकिन बुज़दिली के साथ ख़त्म होती है। जबर होता ना, आपने हम बताया ना, वो मेरे लीडर ने तो बताया ना कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार आया। तो जब आप सर कटाना जानते हो तो फिर सर के ऊपर बाल्टियां नहीं दी जाती हैं। फिर देखें ना, जब आप कहें कि गरीब निकलो, गुलामी से बेहतर है तुम मर जाओ, तो भाई तुम क्यों जिंदा रहो?
दूसरे को मरने की तरगीब देने वाला अपने बेटों को कह रहा है आइए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके हाइकिंग करें, मेरा दिल चाह रहा है। किसके बच्चे आपने देखे हैं तहरीक के अंदर? इनमें से किसका बच्चा आगे हुआ है? आज किसके बच्चे हैं जेलों के अंदर? कौन उन्हें सपोर्ट दे रहा है? कौन गया है जेलों के अंदर? किसे ये जलाओ गिराओ सिखाया गया है? भाई अपने बेटे भी तो आगे लगाएं। आपके दो बेटे उधर हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के 2 बेटे इधर हैं। उन्होंने लूटा तो बड़ा बुजदार के दौर में मानेकाज ने यहाँ पे मीना बाजार लगाया हुआ था, नीलाम घर लगा हुआ था, आरपीओ के कहने पे चेंज बात होते सुने लगा हुआ था, हर चीज हो रही थी ना, निकले नहीं तहरीक के अंदर। भाई आप जब कहते हैं गरीबों को कि निकले, गुलामी से बेहतर है मर जाओ, और खुद अपने मरने से भी बड़ा डरते हैं। मैंने आज तक कोई लीडर, एक खातून थी, आपने 18 अक्टूबर भी देखा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। हाँ। दूसरे दिन किस दिन बेनजीर ने बाल्टियां पकड़ी हैं, किस दिन वो बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ी हो गई हैं, वो अवाम के अंदर रही है ना। हाँ। तो फिर आप जो कह रहे हैं ना, पार्टियां तब जिंदा रहती हैं जब जिगर वाले लीडर हो, जो सर देना जानते हो, जो भाई बाल्टियों के पीछे छुपे हों, रोने लगा के बैठे हों, उन्हें तो आप जबर शबर कोई नहीं। क्या जबर हुआ है फवाद चौधरी पे? ये जितने लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी का कोई गाल सूजा है, किसी की पीठ पे कोई कोड़े पड़े हैं, किसी का कोई बच्चे, क्या हुआ है किसी के साथ? आइए पीपल्स पार्टी की घर घर में कहानी सुनाऊं आप, हमारे घर से शुरू और किसने कुर्बानियां नहीं दी? हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक तमाशा बना दिया गया है। अगर कोई 74 साल की उम्र में खातून निकल के अब मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो इसका मतलब है वो अभी भी जिंदा रहना चाह रही है, अभी भी वक्त वो नजरिए को नहीं देना चाह रही। दलेरी कहाँ पे है यार? जबर कहाँ पे है? मुझे जबर दिखाएं तो सही, क्या जबर हुआ है? अभी निकलते हैं भाई, मुझे दिखाएं कहाँ पे फौज की गाड़ियां फैल रही हैं, किस मार्केट में लोगों को निकलने से रोका हुआ है, किस घर, इक्का दुक्का सोशल मीडिया गलत तो हो रहा है ना साहब, गिरफ्तारियां बार बार घरों पे हो रही है ना, जिन्होंने धमाके हंगामे किए हैं कि नहीं किया करना चाहिए गिरफ्तार, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप बताएं ना, नहीं सजा भी मिलनी चाहिए, तो अब जिन्होंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर उन्हें तो गिरफ्तार करेंगे। अब वो कोई हो पाकिस्तान के अंदर, ये तो नहीं हो सकता कि कोई निकले और आपके आके आग लगा दे किसी सिंबल को, किसी सिंबल को। देखिए आप एक इदारा है, PNN है, खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई जत्था आए और आके हमला आवर हो, आप उसे माफ करेंगे? फिर उसके बाद कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी जुडिशरी है, और फिर आपकी दिफा का जो अलामत होती है वो आपके दिफाई इदारे, आपकी पाक फौज, आपकी पुलिस को भी इन्होंने जलील किया, उनकी आंखें जाया की। अब शोहदा के ऊपर तो मेरे ख्याल से इसे आप लोग भी जबर का नाम ना दें। बस अब ये नहीं आजकल हो रहा कि इमरान खान दे जलसे चाजू मेरा नचने वो नहीं हो रहा। इसी नोट पर क्लोजिंग कर दे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने देखते हैं कि जरदारी साहब की मौजूदगी किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में मजबूती का बाइस बनती है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, अब जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, हमारे तो मुआशरे में बेशुमार ऐसी दास्तानें हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि हिम्मत क्या होती है, और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अगर कुछ करने और कर गुजरने का जज्बा हो तो ना तो जिस्मानी माजूरी आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी की राह में रुकावट आती है, बल्कि वो माजूरी ही आपके लिए निशान मंजिल साबित होती है, आपके लिए रहनुमाई साबित होती है और मंजिल को मजीद करीब करती है। यू नो द विजन, वो जिस वो अगर आपके कहना चाहिए कि एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो अल्लाह ताला कितने दरवाजे और खोल देता है, लेकिन हमें देखने की वो आँख खोलने की ज़रूरत होती है, जिससे हम अल्लाह ताला की आजमाइश और अल्लाह ताला की नेमत दोनों को महसूस कर सकते हैं और उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। और अभी जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनके तारुफ में मैं यही कहूँगी कि अज़्म हिम्मत की तो वो आला मिसाल है ही है, लेकिन यह है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के ना, जिनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि भाई वाकई में कि कोई इंसान इस कदर पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने के साथ आप उन लोगों से मोटिवेशन करते हैं, आप उन लोगों से सीखते हैं कि हिम्मत क्या होती है, लगन क्या होती है, जज्बा क्या होता है। हमारे यहाँ पर तो छोटे छोटे इश्यूज पर खुदकुशियां कर दी जाती हैं, हालात का रोना कत्ल कर दिए जाते हैं, अपनी नाकामी को जवाज बनाकर जो है ना खुद से राह फरार इख्तियार करते हैं। आज हमारे साथ शवाद बलोच साहब हैं, नेवी में ये सर्व कर चुके, नेवी को ये सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है इन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि
इसी दौरान अल्लाह ताला ने इनकी आंखों की बिनाई इनसे ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए उम्मीद है, कामयाबी का पैगाम उनको है। मोटिवेशन लेक्चर्स देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम करते हैं हम आपको न्यूज़ Thank you very मॉर्निंग में। much for inviting on the show. और आप तो मतलब एक जिंदा मिसाल है मोटिवेशन की इटसेल्फ। आप और फिर उसके बाद आपने एक लाइन ही वो पकड़ी कि वो तमाम नौजवान जो कि मायूस हैं, जो कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमें कुछ नज़र नहीं आता है और हम कुछ कर नहीं सकते, इस काबिल नहीं है। तो उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं और अपना सफ़र भी बताइएगा पाक नेवी को जो आपने सर्व किया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। अभी मैं थोड़ी देर जब मैं यहाँ पे आ रहा था चैनल पे, तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे बड़ी एक अच्छी न्यूज़ मैंने देखी कि एक नाइला कियानी है जिन्होंने अभी हमारी फीमेल हैं जिन्होंने समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट कर लिया है ना, कर लिया है उन्होंने, कंप्लीट कर लिया है। तो कहने का मकसद ये कि क्वेश्चन ये है कि जो जितने भी अली सतपारा थे या साजिद सतपारा थे, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनके पास कितना रिसोर्सेज होंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या वो अमीर थे, क्या वो रिच थे? द पॉइंट इज उनके पास एक चीज़ थी, वो थी विजन, विल पावर, डिटर्मिनेशन। ये मॉनेटरी चीज़ें नहीं होती। इंसान को ये वी नीड टू अंडरस्टैंड, यूथ स्पेशली, कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा बेसिकली गोल क्या है, हम चाहते क्या हैं। अगर गोल की वजह से आपको रात को नींद ना आए तो समझ ले यही गोल है। राइट। अगर गोल की वजह से आपको बड़ी सुकून की नींद आ रही है, जी मैंने गोल सेट कर, मेरा गोल लाइफ में ये है, वो गोल नहीं होता। दैट इज नॉट अ गोल, वो जस्ट एक तसल्ली होती है जो इंसान अपने आप को झूठा दिलासा दे दे। दैट इज जस्ट अ ड्रीम। ठीक है, ड्रीम को रियलिटी में चेंज करना वो कुछ चीज़ों से होता है। रिसोर्सेज उसमें एक सेकेंडरी या थर्ड पॉइंट पे होते हैं। अब हमारे सामने अरशद नदीम है जो ओलंपिक्स में जिसने हमेशा उसकी जेवलिन थ्रो किया था, जिसने जेवलिन थ्रो की थी, वो बेचारा खेतों में प्रैक्टिस करता था, उसके पास इक्विपमेंट भी नहीं था। तो मुझे एक बात बताएं कि उसके पास क्या रिसोर्सेज थे। उसके पास तो मुझे लगता है कि टिकट के पैसे भी नहीं होंगे, ना प्रॉपर कोचिंग होगी, ना प्रॉपर डाइट होगी, लेकिन उसके पास था वो पैशन, वो विल पावर, वो रेजिलियंस थी कि यार मैंने करके दिखाना है और ये मेरा गोल है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी यूथ है फुली कैपेबल है और उसको इन चीज़ों पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स में फोकस करें, क्योंकि आजकल देखें कितनी इन्वायरमेंट में फ्रस्ट्रेशन है एवरीवेयर, लेकिन वी नीड टू फोकस, चैनलाइज देयर एनर्जीज। 13 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप है वो पाकिस्तान में उसकी परसेंटेज 64% है। अब ये कहाँ जाएगी इनकी एनर्जी, मुझे बताएं ना, कहाँ उसको चैनलाइज किया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी यूथ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड। अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि जिन जिन लोगों की आपने मिसालें दी हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने नामसाइद हालात में, मुश्किल हालात में, रिसोर्सेज की कमी के बावजूद परफॉर्म किया है। सर मुझे पर्सनली मुझे ये फील होता है कि ऐसे लोग ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके पास आपने कहा मॉनेटरी चीज़ें या मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा होते हैं, वो उनको सहल कर देते हैं, वो उनको मज़ीद जो है उन पर डिपेंडेंट कर देते हैं। उसकी एक रीज़न है। हाँ। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि दिस इज़ माई लास्ट चांस। उनको इस ज़िंदगी की कदर है कि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, मैंने इस ज़िंदगी में एक ही बार परफॉर्म करना है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि 3 चांसेस पबजी पे आप खेलते रहे, यूथ जो खेल रही है। इट्स नॉट अ पबजी, ये एक रियलिटी है जिसमें वो रहते हैं। वर्चुअल रियलिटी में नहीं रहते जो बच्चे आजकल के ओ लेवल्स वाले और उससे भी नीचे पबजी में खेल रहे। ये वो रियलिटी है, उनको पता है, उनको टाइम की कदर है, उनको जिंदगी की कदर है, उनको इस स्पोर्ट इस अपनी लाइफ की कदर है कि ये एक प्रेशियस चीज जो अल्लाह ने उनको दी है, हाउ टू स्पेंड इट। और इसी तरह मैंने भी अपना एक कैरियर, जब मैं नेवी में था, जो आपने क्वेश्चन किया, तो आई वाज अ पायलट। तो पायलट से उड़ने से जमीन पे गिरना बड़ा मुश्किल काम है। यस एब्सोल्युटली। तो ये देख लें कि हाउ आई अगेन स्टार्टेड फ्लाइंग विदाउट विंग्स। सो हाउ दिस हैपेंड, आपके व्हाट्स योर स्टोरी, मतलब हुआ कैसे? बेसिकली तो आई यूज्ड टू फ्लाई, आई वाज अ कॉम्बैट पायलट, और फिर मेरी आंखों में कुछ ब्लरिंग वगैरह हुई और आई एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। और फिर
द पॉइंट वॉज कि उस सर्जरी की वजह से मेरी आई साइट डिटोरिएट हो गई और होती गई और चली गई। लेकिन मैंने क्या बेसिकली किया, मुझे क्या करना चाहिए था? दो ही रास्ते थे कि मैं हिम्मत हार जाता और सो जाता जाके आराम से। यस, हाँ, और माशरे जो कहते हैं वो उनकी सिंपथीज लेता रहता। हाय बेचारा, हाँ एग्जैक्टली यही It's not, हमारे माशरे में सिंपथीज दी जाती है, एम्पैथी नहीं की जाती। नहीं की जाती। यस, एब्सोल्युटली, यस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि दिस इज माय लाइफ, बहुत खूबसूरत बात Yeah. आपने। दिस इज माय लाइफ, मेरा इस पे पूरा इख्तियार राइट है। है, या एग्जैक्टली। नोबडी एल्स। Yes. और मेरे और अल्लाह के दरमियान ये रिश्ता है, तो मैं अल्लाह के सामने, अगर अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में डाला तो मैं पूरा उतरूंगा, तो मैं पूरा उतर भी सर रहा हूं। एक और चीज़ इसमें बहुत आपकी स्टोरी से, जो भी ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज होती है, मिलती है कि अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, यस, अल्लाह का शुक्र अदा करना, शायद ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन पावर होती है कि आप बजाय अल्लाह से गिले शिकवे करें कि उससे पहले क्या लाइफ थी, उसके बाद, और दूसरी कुव्वत यही होती है कि उसके बाद आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और उनकी नेमतों को फ़ायदा उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो सर ये कितना अहम फैक्टर होता है कि जिस भी हाल में हैं आप खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमने तो देखा है कि लोगों के पास हर तरह के वसाइल होते हैं, ना शुक्री होती है, ना खुश होते हैं। देखें, वी हैव टू शो कंटेंटमेंट एट एवरी टाइम। आप एक मजदूर को लें, मेरे उधर उस दिन घर के पास मजदूर था, उससे मैं गपशप मारी, उसका इंटरव्यू किया, तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी, हमेशा उसके चेहरे पे एक स्माइल होती थी। मैंने कहा यार आप क्यों इतना खुश रहते हैं? कहते जी जितना मुझे मिलता है मेरी ज़रूरत के मुताबिक पूरा है। वाह, तो मुझे क्या इससे ज़्यादा खुशी हो सकती है कि मैं मुझे अल्लाह जितना दे रहा है मेरे लिए काफ़ी है। मैंने तो अपने वसाइल नहीं बढ़ाए, अपने वसाइल इसलिए नहीं बढ़ाए कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत बढ़ती है तो वसाइल बढ़ जाते हैं और इंसान की ख्वाहिशात वो बढ़ जाती हैं। तो कंटेंटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर हाल में खुश रखती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें, हम कहते हैं जी महंगाई बढ़ गई, सारा कुछ 300 प्लस पे डॉलर्स है, सारा कुछ है, एवरीथिंग। अगर आप अपने से नीचे लोगों को देखें, अभी मैं आ रहा था, आपके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, कैमरामैन हैं, एग्जैक्टली। इनकी क्या वेजेस हैं, सैलरीज हैं? हम अपने आप को रोते हैं, हाँ। लेकिन हम अपने से नीचे नहीं देखते। तब तो अंदाजा होगा। हम अपने से ऊपर देखते, हाँ। अपने से नीचे नहीं देखते। तो नीचे देखने वालों से आप यार कम से कम इससे तो मैं बेहतर हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं व्हेन आई बिकेम ब्लाइंड, तो मेरे पास एक ऑपरेटर थी, उनका एक बेटा था, ही वाज थैलेसेमिया पेशेंट, और उसकी एज थी कोई 17-18। अब वो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपसे मिलाना है, वो ही इज़ वेरी क्वाइट मोटिवेटेड फ्रॉम यू। मैं कहा जी बुलाएं किसी दिन। आप यकीन करें उस बच्चे से मैंने मोटिवेशन ली। कैसे? वो ऐसे, उसने, मैंने कहा हाँ बेटा क्या करते हो? बस अंकल एंजॉय करता हूँ लाइफ को, कि मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम 1 साल जियोगे सर। वाह। अब आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है ना आप सबको, व्हाट अबाउट डेट ऑफ डेथ? अगर आपको पता चल जाए, आपके आज क्या एक्सप्रेशन है, क्या फीलिंग्स हैं? ओह माय गॉड, प्लीज टेल मी। तो उस बच्चे को मैं देख के हैरान हुआ कि ही वाज नोइंग। और मैंने कहा क्या करते हो? जी बस पूरा दिन गेम्स खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और अब मैं प्लान करूँ शादी का कि मरने से पहले शादी कर लूँ। अब आप जस्ट इमेजिन कि ये जो लाइफ है, इट्स नॉट फॉर एवर। यस। अगर फॉर एवर इमॉर्टल होती तो आपके जो फिरौन गुजरे हैं और कारून गुजरे हैं, पता नहीं वो लाइफ खरीदते सबसे पहले। यस, एब्सोल्युटली। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ। आई वाज गोइंग थ्रू आर्टिकल, उसमें मैं देख रहा था माइकल जैक्सन हैड सो मेनी सर्जरीज और सारा कुछ वो उन्होंने की। ही वाज अ क्वाइट बिग टैलेंट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक हमारा पॉप म्यूजिक का बड़ा वो गुजरा है। यस। लेकिन अब यकीन करें वो भी चले गए। एवरीबडी हैज टू गो। यस। तो पॉइंट इज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दी हमसे पहले करोड़ों आ गए, हम हमारे बाद करोड़ों आएंगे, लेकिन हम तो सिर्फ एक यूनिवर्स के एक जरे में, एक जरे की तरह है इस यूनिवर्स में। इतनी बड़ी है यूनिवर्स है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की लाइफ को लेकर। सर इस तमाम तर मैटर के अंदर, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर लोगों के रवैये कितने मैटर करते हैं? किस तरीके से उनको आप डील करते हैं और किस तरीके से डील करना चाहिए? अक्सर लोग होते हैं जिस तरह आपने कहा सिंपैथी देते हैं, एम्पैथी नहीं देते, बल्कि कुछ लोग डीमोटिवेट करते हैं आपकी चीज़ों को बुनियाद बनाकर। तो इनसे किस तरह आपको कम आउट होना चाहिए? किस तरीके से इसको आपको फेस करना चाहिए? देखिए लोगों का तो काम है बोलना, ठीक है।
they will be always negative about हाय बेचारा लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, you know, ये उनका एक नेचुरल बिहेवियर है, क्योंकि उनको उनके माशरे में उनके कल्चर ने सिखाई यही है। तस्कीन मिलती है कमजोर पहलू पर बात करके, किसी के they enjoy the thing. Now मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फोकस होना चाहिए। फोकस कैसे होना चाहिए कि मुझे फोकस अपने गोल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है, इस पे फोकस होना चाहिए। हेलन केलर थी, बड़ी कमाल की खातून थी, उन्होंने वो गूंगी भी थी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी थी, और वो देख भी नहीं सकती थी। मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने मोर देन 60 बुक्स लिखी हैं, ठीक है। उन्होंने राइट्स, जो डिसेबिलिटी राइट्स पहली दफा वो लेके आई कि इनके राइट्स के बारे में उन्होंने फाइट किया। और वो मुझे एक बात बताएं, उस खातून के अलावा अगर नॉर्मल खातून होती तो वो कभी इस तरह डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में बात करती नहीं कर सकती, नहीं, never, लेकिन उनके अल्लाह ने उनसे एक चीज ली तो उनको बहुत कुछ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपका काम है उनको मोटिवेट करना उल्टा, कि भाई तुम ये कह रहे हो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। रेजेंटमेंट, अपने अंदर रेजिलियंस शो करें। रेजिलियंस इज द बेस्ट आंसर टू दोस जो आपको डीमोटिवेट। और बल्कि आपने तो यू डिड योर पीएचडी, आपके ये बिनाई जाने के बाद भी आपने अपनी पीएचडी। जी हाँ, उसके बाद मैंने एमफिल किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई गॉट द गोल्ड मेडल। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड था, फिर मैंने अमेरिकन सर्टिफिकेशन की पीएमपी, ये यूएसए की, फिर मैंने प्रिंस 2 की सर्टिफिकेशन की, ये इंग्लैंड की है, फिर मैंने ऑक्सफोर्ड की सर्टिफिकेशन की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, और ये कोचिंग एंड मेंटोरिंग की, सक्सेस कोचिंग की, फिर इसी तरह कुछ सर्टिफिकेशन नाम से, फिर मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, फिर इसके साथ साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ LOC भी मिला। इसके बाद भी मैंने फ्लाइंग की दोबारा, इसके साथ फ्लाइंग की अगेन बास्केटबॉल में कैप्टन था, दोबारा मैं खेलता रहा हूँ, और मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। पॉइंट इसके अल्लाह ने मेरी सिर्फ बसारत ली है, बसीरत तो नहीं ली। सर लास्टली मैं चाहूँगा कमेंट करें कि जो लोग मायूस हैं, सब कुछ होने के बावजूद वसाइल का, हालात का रोना रोते रहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे शॉर्टली? देखें, उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि जितने भी मुश्किल से मुश्किल हालात हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक पैदावार है। ये गेम यहाँ की है, दिमाग की। अगर मुश्किल से मुश्किल हालात भी आपका दिमाग उसको आसान बना सकता है, अगर आपका एक अल्लाह पे इस दिमाग का यकीन है, एक अगर आपका फेथ है, वो क्या था ना, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, उसमें फेथ क्या था जो कायजा ज़मीन था? फेथ ऑन अल्लाह, फेथ ऑन योरसेल्फ, एंड फेथ ऑन अदर्स ऑल्सो, जो आपके साथ हैं, आपके खैरख्वाह हैं। तो जब ये तीनों चार फेथ आपको मिल जाते हैं, फिर आप अपनी कोशिश, अपनी लगन और विल पावर से हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल इज जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट अ फ्रेज, इट्स जस्ट अ फ्रेज। बहुत खूबसूरत सर, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और यकीनन ऐसे लोग जो होते हैं वो मुआशरे के लिए मशअले राह होते हैं, और जिस तरह शहबाज साहब ने इस तमाम के बावजूद एक हिम्मत की नई दास्तान रकम की है। बेसिकली ये पैगाम है हमारी यूथ को स्पेशली, कि जिनके पास सब कुछ है, वसाइल भी हैं, हालात भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको फ़िज़िकली भी बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर मायूस होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनको इस तरह के जो मोटिवेशनल लोग हैं उनसे ये सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका आप ना सिर्फ शुक्र बजा लाएं, बल्कि हिम्मत है अगर आप में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट देखे होंगे जो कि थिएटर भी परफॉर्म करते हैं, ड्रामाज में भी आप देखते हैं, टीवी में भी आप देखते हैं, मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेसेस जिनकी एक्टिंग को आप दाद भी देते हैं। लेकिन कुछ ड्रामा सीरियल्स और कुछ थिएटर्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन काम करके दिखाते हैं, क्योंकि हम जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, वो इशारों की लैंग्वेज जो है ना उसमें बात करते हैं, और जो साइन लैंग्वेज होती है उसको आम हम जैसे लोग तो नहीं जानते हैं। तो कराची आर्ट्स काउंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो हैं तो ये तमाम एक्टर्स जो इस प्ले के अंदर हिस्सा ले रहे हैं वो कोई डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, लेकिन साइन लैंग्वेज में उस तरह से एक ड्रामा तैयार किया गया और इशारों के
ذریعے اپنی باتیں پہنچائی گئی, میسج دیا گیا, ڈانسنگز دکھائے گئے, اور پھر خوشی کا اظہار, رونے کا اظہار, محبت کا اظہار, اور ہاتھوں کی لینگویج سے سکھایا گیا کہ وہ کیا ڈرامہ ہے اور کیا بات کرے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ان تھا. کی پرفارمنس ایسی تھی کہ دیکھنے والے اس سحر میں مبتلا ہو گئے. یہ بڑا زبردست ایک انیشیٹو تھا لیا گیا, اور ان طلبہ کو امریکن فزیکل تھیٹر انسٹرکٹر ہانا گافٹ نے ٹرین کیا ہے, اور ٹریننگ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یار کیا خوبصورت اشارے کنائیوں میں پیغام دیے ہیں. تو یقیناً کراچی آرٹس کونسل اس بارے میں داد کی مستحق. اور اسی پر بات کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کراچی آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب ہمارے میں موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. احمد شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اینڈ کانگریچولیشنز, جتنا اچھا کام کیا ہے کراچی آرٹس کونسلز کی جانب سے, جس طرح یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ سائن لینگویج میں ایک ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا گیا, اور پھر اس کی خوب پذیرائی بھی ہم سے بھی وصول کیجیے. بڑا اچھا کام کیا. یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ آئیڈیا کیسے آیا؟ دیکھیں, میں نے آئیڈیا کا ایک بینک کھولا ہوا ہے. اچھا, جو آئیڈیا بینک. تو یہ تو میں روز ایک نئے آئیڈیا پہ کام کرتا ہوں, واو. اور یہ سارے آئیڈیاز دنیا میں رہتے ہیں, لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ مشکل راستہ ہے. آسان راستہ ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر لیں, باتیں. تو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ مشین. تو ہم اسی طرح کے مشکل کام کرتے ہیں. ہم ٹرینڈ کرتے ہیں بچوں کو مصوری میں, رقص میں, تھیٹر میں, لٹریچر میں, اور بے شمار چیزوں میں. یہ بہت اچھی بات ہے احمد شاہ صاحب. ہماری یوتھ کو بجائے کہ وہ کسی کوئی نیگیٹیوٹی ایکٹیویٹیز میں جائے یا سارا دن فون پر گیمز کھیلتی رہے, اس کو اس طرح سے کریٹیو آئیڈیاز کی طرف لے کر آنا اور ان کی ایبلٹیز کو انہینس کرنا. جی, یہ فزیکل تھیٹر کی ایک فارم ہے جو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. امریکہ میں تو اس پہ ڈاکٹریٹ, ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ملتی ہیں, اور یہ بھی ایک پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھی. یہ فل برائٹ اسکالرشپ تھی آنا. انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میں پاکستان آنا چاہتی ہوں. ہم نے امریکن کاؤنسلیٹ کو لکھا, تو یہ ایک کولیبریشن بنا امریکن کاؤنسلیٹ کا اور آرٹس کاؤنسل کا, اس فزیکل تھیٹر کی ورکشاپ. اور وہ باہر تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی بہت امپورٹنس ہے کہ یہ سائن لینگویج اور باقی چیزوں کی. ہمارے یہاں مسائل ہیں, لیکن کام تو ہمیں جاری رکھنا ہے. اور بس ابھی میری تو فلائٹ ہے, میں کشمیر جا رہا ہوں. پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے ہمارا. ابھی آپ کے پاس لاہور میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا فیسٹیول کر کے گئے تھے فروری میں, جو آپ کے چینل نے کور کیا تھا. احمد شاہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میسج کیا تھا اس ڈرامہ جو آپ نے بنایا گیا؟ کلچر, میوزک, تھیٹر. جی, ہر چیز کا ہم ایک ادارہ ہیں جو 100 محاذوں پہ کام کرتا ہے. ٹوٹیلٹی میں میسج یہ ہے کہ تمام سٹیزن وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ, کریڈ, جینڈر, with disability اور اسپیشل ابیلٹیز, سب کو اپارچونٹی ملنی چاہیے. میسج یہ ہے کہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. ٹالرنس ختم ہو گیا ہے. میں پاگل نہیں ہوں جو کبھی پشاور, کبھی گلگت, کبھی کشمیر, کبھی لاہور. اچھا احمد صاحب, ملک کے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے. اب اس ملک کے دی شاعر, فنکار. جی ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ بتائیے گا سر, یقیناً جن معاشروں میں آرٹ ہو وہاں سے عدم برداشت رخصت ہوتا ہے, انٹالرنس جو ہے اس کی جو ہے نا وہ خیر بات کہا جاتا ہے وہاں سے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے رویے پنپتے ہیں, ایک دوسرے کے حوالے سے مثبت ماحول پیدا ہوتا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں آرٹ کو لے کر؟ پوٹینشیل کی کیا بات کرتے ہو, پوٹینشیل ہے بھائی. ہمارے دنیا کے بیسٹ پینٹرز ہم نے پیدا کیے ہیں. صادقین, گل جی, ظہور الاخلاق, میں 50 نام گنوا سکتا ہوں, شاکر علی. او بھائی, دنیا کے بہترین میوزیشین ہمارے پاس ہیں. ہم انڈیا کے روم میں ایک راحت فتح علی خان ہے, وہاں ایک عابدہ پروین ہے, ایک عارف لوہار ہے. بھائی ہم بہت رچ کلچر ہیں,
हमारा म्यूजिक, बिल्कुल, हम बहुत रिच हमारा कल्चर हैं और थिएटर। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब। और इस हवाले से ये पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है जो टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है उसकी कदर की जाए, इन्हेंस किया जा सके। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।